हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग विजन आईएएस मैगजीन को अगस्त मंथ से करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने कल आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस को ख़त्म कर दिया, कल आपको इंटरनेशनल रिलेशन का न्यूज इन शॉर्ट्स को कंप्लीट कर दिया था। आज हम अपने इंटरनेशनल रिलेशंस में आर्टिकल्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आपके लिए एक थोड़ा सा सरप्राइज भी है, क्योंकि क्या है कि अब बहुत लोग कमेंट किए थे, जो पिछली वीडियोस थी उस पर कमेंट आया था कि ये मैगज़ीन यूज़फुल नहीं है और ये मैगज़ीन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऐसा कुछ कमेंट आया था। मैंने कमेंट्स को डिलीट कर दिया क्योंकि ये नेगेटिव थॉट वाले लोगों को मैं दूर रहना चाहता हूँ। तो फिर मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, कल मैंने आपको न्यूज इन शॉर्ट्स पढ़ाया था और न्यूज इन शॉर्ट्स में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैं आपको सीधे सीधे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बताया था कि और इसको बताया भी था और ये बोला था कि ये आगे यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आने वाले सालों में यूपीएससी का प्रश्न बन सकता है और पूरी संभावना है कि बनेगा, क्योंकि डीपी जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत में उसको सामूहिक रूप से इंडिया स्टैक बोलते हैं। मैंने क्यों बोला था दोस्तों? देखिए, इसी साल आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसी साल यूपीएससी 2023 का पेपर उठाइए और यूपीएससी 2023 के पेपर में जो 100वां प्रश्न है, इसमें आप देख रहे होंगे, जो 100वां प्रश्न आप देख रहे होंगे, आप सीधे देखिए यहाँ क्या पूछा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द इंडियाज G20 प्रायोरिटीज। सीधे सीधे सवाल पूछा है, मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का G20 का प्रायोरिटीज है। ठीक है, तो ये सही है ऑप्शन। ठीक है, तो आप समझिए कि अब जब यहाँ सवाल क्या पूछा है कि इंडियाज G20 प्रायोरिटीज में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आने आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि इसके आसपास के जितने क्षेत्र हैं उससे सवाल पूछे, उससे आप उसका गहन अध्ययन कर लें। हो सकता है कि अगली साल इसी से आगे 2 कदम बढ़ के सवाल पूछ दे। ठीक, तो अब इसमें अब देखिए, अब ये मैगजीन में आया था, तो मैगजीन आप इसको कहाँ से पढ़ेंगे? आप किस बुक में दिया होगा? आप बताइए। आप लोग किसी भी किताब में नहीं दिया होगा, इसको मैगजीन से ही पढ़ना है। तो मैगजीन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप देख लीजिए विजन आईएएस की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर G20 की जब देशों के जब मंत्री की बैठक हुई इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की, तो वहाँ पे इस पर चर्चा की गई और उसके लिए एक जो है फ्रेमवर्क सुझाया गया। ठीक, अब भारत में जो आमतौर पर डीपीआई उसको क्या बोलते हैं? इंडिया स्टैक बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप इसके आसपास के अध्ययन को आपने कहाँ से किया? मैगजीन से किया। और मैं आपको यहाँ कल ही मैं आपको स्टार मार्क कर दिया था कि इसको आप देख लीजिएगा। पर क्या है कि इस जिम्मेदारी आपकी है ये कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप चीज़ों को मैच कराएं। अगर मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने बहुत सारे पिछले वीडियोस में पिछले मंथ की मैगजीन की क्लासेस में दिखा दिए हैं कि सवाल यहीं से घूम फिर के आते हैं। ठीक, पर क्या है कि अगर ये जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। अगर मैं कराने लगूंगा तो क्लास 1.5-2 घंटे की लेंदी हो जाएगी, फिर वो बोरिंग हो जाएगी और काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ये जिम्मेदारी आपकी खुद उठानी पड़ेगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, PYQs को लीजिए और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे आप मैच कराइए। फिर आप उसको फिर से दोबारा देखिए तो आपको समझ में आएगी कि नहीं ये क्या चीज़ मैंने बताया है। ठीक है, तो ये ज़रूरी था और प्लीज़ नेगेटिव कमेंट से बचें और अब जो भी कराया जा रहा है कम से कम उसको पढ़ें, जो कुछ फ्री में मिल रहा है उसको कम से कम ग्रहण करें आप लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अपने जो करंट अफेयर की क्लासेस हैं उसमें। अब आज आपको पढ़ा रहे हैं पहले जो इंडिया ग्रीस रिलेशंस को, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 दशकों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री क्या किए हैं? ग्रीस की राजकीय यात्रा किए हैं। ये यात्रा कौन सी है? राजकीय यात्रा है, ध्यान दीजिएगा। किसकी? कौन गया है? पीएम गए हैं हमारे। ठीक है, कहाँ पे? ग्रीस में। 4 दशकों में पहली बार, मतलब 40 वर्षों में लगभग पहली बार गए हैं। ठीक, तो अब ये क्या है? अब इसमें तथ्य ये है कि भारत और ग्रीस जो है दोनों ने अपने देशों के द्विपक्षीय संबंधों के रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने और राजनीतिक, रक्षा और द्विपक्षीय मतलब आर्थिक क्षेत्रों में द्विपक्षिक सहयोग को अधिक मजबूत करने पर सहमति व्यक्त किए गए हैं। कहाँ पे? इस दौरे पे। ठीक, इसी दौरान यूपीपीसीएस और यूपीएससी, ठीक है, बीपीएससी वाले भी ध्यान दें, इसमें यह आपको फैक्ट याद करना है। भारतीय प्रधानमंत्री को ग्रीस के दूसरे सर्वोच्च नागरिक, पहले नहीं दूसरे, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर की सम्मानित किया गया। किसको? पीएम को हमारे। ठीक है, अब इस यात्रा के मुख्य परिणाम क्या रहे? कि इस यात्रा के मुख्य परिणाम ये है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में ग्रीस का स्वागत किया, यानी ग्रीस अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो रहा है। प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। भारत ने कहा कि जो आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन है, CDRI है, उसमें भी ग्रीस जो शामिल होने के प्रति आशान्वित है, यानी कि मतलब शामिल होगा, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो
तो अभी दोनों देशों ने क्या बोला कि प्राचीन स्थलों के संरक्षण और सुरक्षा में जो साझा प्रयास है और यूनेस्को के भीतर जो सहयोग उसको मजबूत करने पर बल दिया है, और कार्यबल के मुक्त आवागमन और सुविधाजनक बनाने के लिए जो है अब क्या किया गया है, आवागमन और प्रवासन साझेदारी समझौते यानी कि मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट को बढ़ोतरी, मतलब इसको क्या अगर अंतिम जो रूप दी गई है इस पर जो सहमति बन गई है, अब ये अंतिम रूप इस मतलब ये लागू हो जाएगा। ठीक है, अब देना है कि अब आपको समझना कि भारत के और ग्रीस के लिए महत्व क्या है, भारत और ग्रीस के संबंधों का। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या है कि मेंस में सवाल ये बन सकता है कि अब ग्रीस यात्रा जब हुई है तो राजकीय यात्रा हुई है, वो भी 40 वर्षों में पहली बार। तो 40 वर्षों में पहली बार मतलब वैसे ही ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो महत्व भाई, अब ये महत्व प्री में तो पूछेगा नहीं, महत्व पूछेगा कहाँ, मेंस में पूछेगा, तो आपको तैयार रहना है। तो मैं महत्व की है कि वैश्विक मंचों पर समर्थन के लिए ग्रीस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसडी ग्रुप है, ठीक है, उसके लिए भारत का समर्थन भी किया है। यूएन में जो यूएनएससी में जो अस्थायी सदस्यता है, 5 देश है जो अस्थायी सदस्य हैं, उनके लिए भी ग्रीस जो है भारत का समर्थन कर रहा है। तो ये हमारे लिए क्या है, वैश्विक मंचों पर समर्थन देने में सहयोग हो सकता है। भू राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ग्रीस और आर्मेनिया के साथ जो संबंध है, ठीक है, भारत के संबंध, ग्रीस और आर्मेनिया जो है दोनों के साथ भारत के जो संबंध हैं वो क्या है कि तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान जो सैन्य दूरी है, एक तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक सैन्य दूरी है। तो ऐसे में भारत के ग्रीस, आर्मेनिया और अजरबैजान, भारत, ग्रीस और आर्मेनिया, ये तीनों के बीच में जो सैन्य दूरी है, मतलब ये संबंध है, ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, ये बैलेंस करेगा, यानी बैलेंस ऑफ पावर का ये काम कर रहा है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर का एक काम कर रहा है, प्रतिस्पर्धित कर रहा है। ठीक है, ठीक, इसके साथ साथ क्या है कि अब ये देखिए कि 3 ब्रदर्स किसको जानते हैं, थोड़ा सा ये यूनिक है। 3 ब्रदर्स किसको जानते हैं, तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के सैन्य दूरी को हम लोग 3 ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, भूसामरिक क्या है, भूसामरिक दृष्टि से देखें तो ग्रीस की जो सीमा है वो भूमध्य सागर से लगती है, यानी क्या है कि जो 3 महाद्वीप यानी कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप तक में फैला हुआ है। तो इस प्रकार क्या है कि जो ग्रीस के साथ अगर मजबूत संबंध होंगे तो भूमध्य सागरीय में भारत की पहुंच को बढ़ाएगा, और यह हिंद प्रशांत नीति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, अब यूरोपीय बाजारों तक क्या है कि अगर मतलब पहुंच बढ़ेगी तो यूरोपीय बाजारों तक भी भारत की पहुंच बढ़ेगी। तो वहां पे ग्रीस का जो पीरियस बंदरगाह है वो क्या करेगा कि मुंबई यूरोपीय मुख्य भूमि को मल्टी मॉडल लिंक स्थापित करने पर विचार कर रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भारतीय वस्तुएं हैं वो यूरोपीय बाजारों में उसका तेजी से शिपमेंट होगा, मूवमेंट होगा। ठीक, अब क्या है कि G20 शिखर सम्मेलन में जो नव घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कार्यालय का भी क्या है, जो है ये हिस्सा है। अब ये क्या है, कौन हिस्सा है, ग्रीस है। ठीक है, तो ये आप समझिए कि जो आप देख रहे हैं इसको सितंबर मंथ के मैगजीन में, अभी विजन आईएएस ने नीचे बोला हुआ है कि सितंबर मंथ के मैगजीन में इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो पीरियस जो बंदरगाह है, ठीक है, पीरियस बंदरगाह है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैप में देख रहे होंगे पीरियस बंदरगाह कहाँ पे है, ये आपका ग्रीस में है। ठीक है, तो ये अब इसको दिया आगे सितंबर के करंट अफेयर के सितंबर वाले अंक में इसको प्रकाशित किया जाएगा, इसको डिटेल के बारे में। ठीक है, तो ऊर्जा क्षेत्र में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा क्षेत्र में क्या है कि जो भूमध्य सागरीय उसमें बहुत सारे विशाल भंडार हैं तेल के। तो क्या है कि भारत अपनी ऊर्जा की जो मांग है उसको पूरा कर सकता है। ग्रीस में सूर्य ताप की प्रचुर मात्रा है और मजबूत पवन क्षमता भी है। ठीक है, तो इसके लिए अवसर देती है। रक्षा और सुरक्षा के रूप में देखें तो भारत के लिए निर्यात के लिए एक संभावित बाजार भी हो सकता है, क्योंकि क्या है कि ये बहुत सारा जो डिफेंस के इक्विपमेंट है भारत से ले सकता है। और हाल ही में इसी वर्ष जो है क्या हुआ कि भारत और ग्रीस ने भूमध्य सागर में ज्वाइंट क्या किया है, नौसैनिक अभ्यास किया है। ठीक, इसका क्या नाम था, अब वायुसेना का अभ्यास का क्या नाम था, INIOCOS 33। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है कि इस पे मतलब ध्यान इसलिए देना है क्योंकि पीएम की विजिट रही है, तो इसके आसपास के क्षेत्रों को ध्यान देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप एक बार 2 बार देखेंगे तो आपके जो सब कॉन्शियस माइंड है उसमें बैठा रहेगा। अगर आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। पर बहुत सारी चिंताएं हैं भारत और ग्रीस के जो संबंध है उसमें चिंताएं हैं कि द्विपक्षीय संबंधों में कमी है। 4 दशकों से क्या है कि उच्च स्तरीय वार्ता की जो अनुपस्थिति रही है, तो जो मजबूत रणनीतिक संबंध है वो विकसित नहीं हो पाए हैं। चीन की उपस्थिति क्या है कि चीन की शिपिंग वाली जो कंपनी है कॉस्को, क्या है, कॉस्को पीरियस बंदरगाह में 60% की हिस्सेदारी रखती है। तो क्या करती है कि भारत की जो कनेक्टिविटी परियोजनाएं होंगी व्यापार के बाधा उत्पन्न तो करेगी, जाहिर सी बात है वो करेगी ही करेगी। ठीक है, कम व्यापार और निवेश, ये भी क्या है कि संबंधों को सीमित करता है। व्यावसायिक अवसरों और पर्याप्त निवेश, पूंजी प्रवाह, निर्यात को जो बढ़ावा देने वाली जो सक्षम उद्यम चुनौतियां हैं वो सारी इसको सामना करना पड़ता है। आगे की राह में हम ये देखते हैं कि संबंधों को मजबूत करने के लिए क्या है कि ग्रीस और साइप्रस दोनों क्या हैं, यूरोपीय संघ के देश हैं।
और दोनों एक दूसरे के जो भारत के बीच में सेतु के रूप में कार्य कर सकते हैं, यूरोपीय संघ और भारत के बीच में, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत को तत्काल कदम उठाना चाहिए। विकासात्मक सहयोग में हमें क्या करना है कि भारत की जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, ठीक है, इसको विस्तार करना है। लाइन ऑफ क्रेडिट में आपको जो इकोनॉमिक्स क्लास होंगी उसमें खूब अच्छे से डिटेल से बताऊंगा लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ठीक है। अब इससे क्या है कि भारत को जो चीन की उपस्थिति है उससे निपटने के लिए अपने सॉफ्ट पावर की बात करनी है। सॉफ्ट पावर के बारे में मैंने खूब डिटेल से, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, ठीक है, और स्मार्ट पावर, इसके बारे में मैंने जो इस IR के क्लासेस हैं जून मंथ के, उसमें मैंने खूब अच्छे से पढ़ाई है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मदद ले सकता है। जो अब क्या कर सकता है कि चीन की जो ऋण जाल वाली जो डेप्ट पॉलिसी है, ठीक है, उससे उसको दूर करने के लिए विकल्प प्रदान कर सकता है लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार करके, ठीक है। पर्यटन को बढ़ावा दे सकता है। जो विपणन अभियान है, बेहतर हवाई संपर्क है, इससे क्या होगा कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक। और समुद्री सहयोग के लिए सूचना साझाकरण, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सहित जो है इसको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। अगर मैं ग्रीक के और भारतीय के ऐतिहासिक संबंधों के बारे में बात करूं तो इसको आप कहाँ लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं, जानकारी के तौर पे आप रखे रहिए। और साथ साथ अगर चाहें तो आप अपने इंट्रो की शुरुआत यहीं से कर सकते हैं। तो चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें क्या है कि जो मौर्य सम्राट के दरबार में जो का मेगास्थनीज था, जो ग्रीक राजदूत था, और मौर्य साम्राज्य और ग्रीस के बीच में व्यापारिक संबंधों का प्रमाण कहाँ मिलता है, सिक्कों में, साहित्यिक स्रोतों में। और ऐसा माना जाता है कि जो गांधार कला है भारत यूनानी तत्वों का मिश्रण, यानी कि ग्रीस के तत्वों का मिश्रण है, ठीक है। इसके राजनयिक संबंध कब स्थापित हुए, तो 1950 में स्थापित हुए थे। दोनों पक्षों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समझौते पर पुष्टि भी की है। इसका जो उद्देश्य क्या है, समानता और परस्पर लाभ के आधार पर सहयोग को बढ़ाना, दूसरे को समर्थन करना है। तो ये इतिश्री हो गया, ठीक है। अब आते हैं ब्रिक्स पे। ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स आपको प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स आपको मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हर साल ब्रिक्स पे मतलब ये संभावना बनी रहती है कि ब्रिक्स और सार्क पे एक सवाल बन जाए, ठीक है। बिम्स्टेक पे, ब्रिक्स पे, सार्क पे, क्योंकि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अभी तो फिलहाल जरूरी ही है और वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार। तो अभी की सुर्खियों में, क्योंकि जो दक्षिण अफ्रीका द्वारा जोहान्सबर्ग में क्या किया गया, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह शिखर सम्मेलन कोविड-19 के महामारी के बाद व्यक्तिगत भागीदारी में पहला सम्मेलन था। यानी कहाँ किया गया, जोहान्सबर्ग में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। इसका विषय क्या था, ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। प्री में तो सवाल नहीं बनेगा इससे, सीधे सीधे, इतना लंबा तो लिख ही नहीं पाएगा, कहाँ लिखेगा आंसर में, क्वेश्चंस में। इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, पर जान लीजिए, इग्नोर कर दीजिएगा। बस याद रखिए कि कहाँ हुआ, दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में हुआ। इसमें क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका ने सम्मेलन में ब्रिक्स के अस्थायी सदस्यों के अलावा अफ्रीका यूनियन के सभी 55 सदस्य, एशिया, साउथ अमेरिका और लघु जो द्वीपीय राष्ट्र उनके 20 नेताओं को भी आमंत्रित किया था, जो ब्रिक्स सम्मेलन के अलावा जो क्या ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ग्लोबल साउथ के बारे में मैंने जुलाई मैगजीन में कंप्लीट बताया, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बारे में, उसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो क्या है कि ब्रिक्स की उत्पत्ति क्या है, ब्रिक्स की उत्पत्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, ये प्री के लिए कंटेंट है, पर इसको थोड़ा सा अभी इग्नोर करते हैं। अभी हम देखते हैं जो परिणाम क्या हुआ और अन्य चीज़ क्या हुई, उसके बाद हम लोग प्री के लिए जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है इसको हम लोग देखेंगे। तो पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ तो उसके लिए परिणाम क्या निकल के आया उसको देखते हैं। तो ब्रिक्स का विस्तार, इसमें क्या हुआ कि ब्रिक्स का विस्तार हुआ, इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। ब्रिक्स ने अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, सऊदी अरेबिया और UAE को संगठन का पूर्ण सदस्य बनने के लिए क्या बोला है, आमंत्रित किया है। ये देश क्या होंगे, 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के पूर्ण रूप से सदस्य बन जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 1 जनवरी से ये ब्रिक्स के आधिकारिक सदस्य बन जाएंगे। कौन, ये देश, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE। यानी इन देशों को आपको 1 जनवरी से फिर आपको मैगजीन में पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि ये बन जाएंगे। और जब ये पूर्ण सदस्य बन जाएंगे तो जो 2024 का पेपर दे रहा है उसके लिए ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो ऐसे में आपको अभी से याद रखना है, हम लोग अभी से याद रखेंगे, ठीक है। जोहान्सबर्ग जो 2 घोषणा, ये क्या है, ये वैश्विक आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक मामलों पर ब्रिक्स देशों के महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों को शामिल करता है। इसमें 3 स्तंभ थे। 3 स्तंभ क्या थे कि राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय सुरक्षा और सांस्कृतिक और लोगों के बीच में परस्पर सहयोग। अब चौथा पॉइंट, रणनीतिक साझेदारी बढ़ाना। तो इसके लिए जो ब्रिक्स देश उन्होंने कहा कि शांति को बढ़ावा देने, अधिक प्रतिनिधित्वकारी और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण करने, मजबूत एक सुधार प्रेरित बहुपक्षीय प्रणाली को स्थापित करने, संधारणीय और समावेशी विकास के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने की प्रतिबद्धता दी गई है। ये कीवर्ड्स को आप याद रखिए, इसी कीवर्ड्स पे आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि क्या है कि IR के कीवर्ड्स है, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन के ये कीवर्ड्स हैं। आपको आंसर्स में इन चीज़ों को इंक्लूड करना ही करना है इन एनी हाउ।
स्थानीय मुद्राओं में व्यापार पर बात बनी है। ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को स्थानीय मुद्राओं, भुगतान साधनों, प्लेटफॉर्म्स के मुद्दे पर विचार करने का कार्य सौंपा गया है। यूएन सुधारों पर जोर दी गई है। ब्रिक्स देश क्या बोलेंगे, यूएन में सभी संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधार का समर्थन करते हैं। ठीक, अब भारत की तरफ से कुछ प्रस्ताव हो गया। भारत की तरफ से क्या प्रस्ताव हुआ, चुनौतियां देखेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करना चाहिए इसको देखेंगे। ठीक है, तो भारत की तरफ से प्रस्ताव ये हुआ कि भारत ने अंतरिक्ष सहयोग में बोला कि भारत की जो पीएम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स अंतरिक्ष अन्वेषण संघ की स्थापना का आह्वान किया। ब्रिक्स अंतरिक्ष अन्वेषण संघ का ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। पीएम जो बोल रहे हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी और यूपीपीएससी से सवाल उठाएंगे। और यह क्या बोलेगा, यह संघ वैश्विक कल्याण के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान की और मौसम निगरानी पर केंद्र करेगा। ठीक, ध्यान केंद्रित करेगा। अब G20 में क्या बोला है कि G20 ने जो सभी देश हैं, अब ब्रिक्स देश और अफ्रीकी संघ के जो देश है उसको G20 में स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, और भविष्य के लिए क्या है कि शिक्षा, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने पर आह्वान किया गया। और भारत द्वारा अन्य क्या था, जो ब्रिक्स के 5 देशों के बीच क्या है कि बड़ी बिल्ली की प्रजाति के संरक्षण को कोशिशों को बढ़ावा दिया गया है। लचीली आपूर्ति श्रृंखला को वकालत की गई है और पारंपरिक चिकित्सा के लिए कोष की स्थापना की गई है। ब्रिक्स के विस्तार का महत्व जानना है, चूंकि ये यहाँ पे अब यूपीएससी मेंस के लिए, यूपीपीसीएस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए आप यहीं से नोट्स बना सकते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स का विस्तार, चूंकि भू राजनीतिक और आर्थिक विस्तार इसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये क्या बोलेगा कि ये विस्तार भारत ब्रिक्स के भीतर भू राजनीतिक और आर्थिक एजेंडे के बीच सहयोग का ये प्रतीक है। इससे क्या होगा कि जो देश शामिल किए गए हैं और ब्रिक्स विश्व के महत्वपूर्ण व्यापार चेक पॉइंट्स हैं, और उसी के पास ये अब जो प्रमुख वैश्विक तेल उत्पादक देश भी है, जैसे चेक पॉइंट, जैसे स्वेज नहर और हुर्मुज जल संधि और बाब अल मंदीब जल संधि के पास जो क्या है, जो अरब कंट्रीज हैं, यूएई और वगैरह जो पता है जो शामिल हो रही हैं, ईरान है। ठीक है, और संरचनात्मक संपर्क में क्या होगा, इससे जो होगा कि आर्थिक लोगों के ब्रिक्स के विस्तार से लोगों के बीच में, आर्थिक और लोगों के बीच में आपसी संबंध के नए आयाम स्थापित होंगे। भारत, ईरान, रूस पहले से ही क्या है कि INST जो है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा पर विकसित कर रहे हैं, उस पर कार्य कर रहे हैं। अफ्रीका का विकास होगा। अफ्रीकी देशों को 2 देशों को शामिल करने से अफ्रीका महाद्वीप मुक्त व्यापार क्षेत्र के माध्यम से अफ्रीकी देशों के एकीकरण और विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। वैश्विक शांति के लिए क्या होगा कि जो पूर्व के मध्य यानी मिडिल ईस्ट के जो 4 प्रमुख देश हैं, मिस्र है, ईरान है, यूएई और सऊदी अरब है, इससे शामिल होने से ब्रिक्स को बढ़त मिलेगी, क्योंकि क्या कि ये देश क्या है कि एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। तो जब ब्रिक्स में शामिल होंगे तो जाहिर सी बात है इनके बीच में परस्पर निर्भरता बनेगी और एक दूसरे के जो समर्थन में और सहयोग में बढ़ोतरी होगी। बहुपक्षीय कार्यप्रणाली में सुधार होगा। ब्रिक्स क्या है, बहुपक्षवाद की वर्तमान प्रणाली जहाँ क्या है कि उसको सुधार के एजेंडे को आगे बढ़ाएगा। जहाँ पश्चिमी शक्तियाँ प्रमुख भूमिका निभाती हैं, वहाँ पे जो है अब ये देश खुद के जो है अपने जो निर्णय लेने में सक्षम हो पाएंगे, अपने जो है विकास को सक्षम कर पाएंगे अपने इन ब्रिक्स के माध्यम से, इन मंचों के माध्यम से। विस्तार और अन्य सुधारों के साथ ब्रिक्स के समक्ष बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं। चुनौतियां तो हैं, जब आप लिखेंगे तो आपको मेंस में सवाल ये भी बन सकता है कि ब्रिक्स के समक्ष चुनौतियों का वर्णन कीजिए या ब्रिक्स का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो ब्रिक्स के आलोचनात्मक वर्णन या चुनौतियों का वर्णन के लिए क्या आप लिखेंगे आप कि मूल उद्देश्य का कमजोर होना। ब्रिक्स का विस्तार क्या है कि मूल उद्देश्य का कमजोर कर रहा है। ठीक है, अब क्या है, क्यों माना, कैसे माना कि चीन जो है इसमें अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा है। चीन क्या, कई देशों का मानना है कि ब्रिक्स का विस्तार क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में चीन के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का एक जो है क्या है, राजनीतिक कूटनीति है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। भारत के हितों को संतुलित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे ब्रिक्स एक आर्थिक समूह से बढ़कर कूटनीतिक और राजनीतिक समूह बन रहा है, तो भारत के लिए क्या है कि क्वाड, शंघाई सहयोग संगठन, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के साथ जो क्या संतुलन बनाना कठिन हो गया है। भू राजनीतिक आयाम, ऐसी संभावना है कि भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच ब्रिक्स देशों के अलग अलग देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। ठीक है, अब मिस्र और इथोपिया के बीच क्या है, नील नदी के प्रबंधन को लेकर विवाद जारी है। किसके बीच में, मिस्र और इथोपिया। याद रखना है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि चीन की मध्यस्थता वाले एक समझौते से तनाव तो कम हुआ, फिर भी क्या है कि बहुत सारे जो है प्रतिद्वंदी बने हुए हैं। ठीक है, जैसे सऊदी अरब और ईरान। सदस्यता के लिए कोई मानदंड नहीं है। ब्रिक्स क्या है कि अपने जो ब्रिक्स की सदस्यता हेतु स्पष्ट परिभाषित मानदंड सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है कि क्या मानदंड होगा कि हम अपने सदस्य बन सकते हैं, ऐसा कोई जो है ये सार्वजनिक डोमेन में स्थित नहीं है। ब्रिक्स देशों के बीच क्या है, व्यापार में कठिनाइयां हैं, व्यापार को बढ़ाना और अधिक कठिन हो गया है। ठीक, क्योंकि रूस और ईरान क्या है कि दोनों स्विफ्ट प्रणाली से बाहर है। स्विफ्ट प्रणाली आप जानते हैं, इंटरनेशनल पेमेंट के लिए स्विफ्ट प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी से जो है इंटरनेशनल पेमेंट होता है। अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट करते होंगे तो आप जानेंगे स्विफ्ट कोड आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये इसी से पेमेंट होता है, ये गेटवे, पेमेंट गेटवे है। ठीक, इसके साथ कहा कि मिनी लेटरलिज्म को बढ़ावा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू टर्म है, इसको आप देखिए। मिनी लेटरलिज्म, ये लघु पक्षवाद। यहाँ हम जब बात कर रहे हैं बहुपक्षवाद की,
ठीक है, मल्टीलेटरलिज्म की। तो यहाँ एक चीज कॉन्सेप्ट और उभर के आ रहा है, मिनीलेटरलिज्म यानी कि लघु पक्षवाद। क्या है कि ब्रिक्स समूह के विस्तार के साथ क्या है कि हम लघु पक्षवाद की एक नई लहर देख रहे हैं। लघु पक्षवाद क्या है? राजनयिक सहभागिता की शैली है जो क्या करती है, समान विचारधारा वाले छोटे राष्ट्रों और मध्यम आकार के जो गठबंधन को प्रमुखता देती है। मतलब छोटे छोटे जो क्या है कि छोटे छोटे जो है समूह एक राष्ट्रों के बन जाएंगे। वही एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अवधारणा जिसमें क्या है कि समस्याओं से निपटने के लिए, पारस्परिक लक्ष्यों को आगे बढ़ने के लिए, सहयोग करने के लिए राष्ट्रों के छोटे छोटे समूह क्या है, एक दूसरे के साथ आते हैं। अब लघु पक्षवाद के साथ समस्या यह है कि वैश्विक जो सामूहिक कार्रवाई के साधन और भी अधिक नष्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, और यह क्या है कि वैश्विक सामूहिक कार्रवाई वर्तमान में मानव के समक्ष विद्यमान व्यापक खतराओं से निपटने के लिए क्या है, अत्यंत आवश्यक है। तो भारत को इन घटनाक्रमों पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो संतुलन स्थापित करना बहुत जरूरी है। भारत को विशेषकर पश्चिमी शक्ति और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को रणनीतिक रूप से संतुलित करने की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि जो ब्रिक्स में ईरान भी शामिल हो गया है, तो जो इसको क्या बोला, यूएसए प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक, तो यह क्या है कि जो अगर प्रतिबंधित किया है तो हमें जो वेस्ट के साथ अपने संबंधों को भी प्रतिसंतुलित करना है। हालांकि जो ये विस्तार होगा भारतीय हितों को भी बढ़ाएगा। ठीक, उन देशों के साथ जो अधिक संबंध मजबूत होगा, जो जिससे भारत क्या है कि संबंधों के साथ अपने और अधिक विस्तार करने के लिए इच्छुक है। चीनी प्रभाव को प्रतिसंतुलित करेगा। ठीक, आर्थिक कूटनीति और रूस और ईरान के साथ अपने संबंधों के जरिए ब्रिक्स में क्या करेगा, चीनी प्रभाव को कूटनीति को संतुलित करेगा। ब्रिक्स के माध्यम से ग्लोबल साउथ के जुड़ाव होगा। ठीक है, भारत का बढ़ता प्रभाव और ग्लोबल साउथ की समस्याओं पर जो अतिरिक्त अवसर होगा सहयोग का, वो प्राप्त होगा। भारतीय भुगतान प्रणालियां जो है क्या होगी कि वो सर्वमान्य होंगी। ठीक, ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी ब्रिक्स में, सऊदी अरब अगर यूएई आएंगे तो। ठीक, और सदस्यता संबंधी मानदंड को परिभाषित करना, ये जो है इससे क्या होगा कि जो परिभाषित कर देने से, ठीक है, भारत की चिंताओं को कम मदद मिलेगी, भारत की चिंताओं को कम करने में इसको मदद मिलेगी। ठीक है, तो अब निष्कर्ष में क्या होगा, निष्कर्ष में आप ये भी लिख सकते हैं कि ब्रिक्स क्या है, एक बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था का पक्षधर है जो न्याय संगत है, अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टरों के सिद्धांतों पर आधारित है। निष्कर्ष में आप लिखकर अपने आंसर को एंड कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए मेंस के नोट्स में। ये इतना अच्छा निष्कर्ष है कि आप समझिए इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से। कीवर्ड्स ये हैं, बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था, ये कीवर्ड्स हो गया, न्याय संगत, अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर के सिद्धांतों के अनुरूप, ये कीवर्ड्स हो गए। इससे अनुरूप क्या है, ब्रिक्स है। तो आप इसको अपने क्या कर सकते हैं, नोट्स में इसको मेंशन कर सकते हैं। अब आते हैं अपने प्री के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। अब इसमें क्या है कि यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्रिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई? सन 2000 के दशक में गोल्डमैन सैक्स पेपर, याद रखिएगा, जूम करके बता दे रहा हूँ, ये कुछ दूसरा होना समझ लीजिए, गोल्डमैन सैक्स पेपर में रखी गई थी। इसमें ऐसे देशों को शामिल किया गया था जिसकी अर्थव्यवस्था क्या है कि 7 सबसे विकसित अर्थव्यवस्था की तुलना में तेजी से बढ़ने की उम्मीद थी। यानी जो G7 में शामिल नहीं है और उनके अलावा जो अन्य सारे देश हैं, 7 सबसे बड़े जो है, जो इनके अलावा G7 के अलावा जो देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ सकती है, उस समूह की इसमें शामिल किया गया। यानी ब्रिक ने, पहले ब्रिक था, 2006 में अपनी वार्ताएं शुरू की और 2010 में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका शामिल होने से क्या हुआ, ब्रिक्स बन गया। तो हिस्सेदारी क्या है, ब्रिक्स देशों की वैश्विक आबादी में 41%, वैश्विक जीडीपी में 24%, वैश्विक व्यापार में 16%। सदस्य कौन कौन से हैं? ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है और साउथ अफ्रीका है। अब क्या होगा, अब जब यहाँ पे सदस्य बढ़ेंगे तो कौन कौन से देश आ जाएंगे? तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरब, इतने सारे देश आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके जरा कुछ प्रमुख पहले और उपलब्धियां देख लीजिए। तो क्या है कि ब्रिक्स देशों ने 2014 में एनडीबी को संस्थागत रूप दिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स देशों ने संस्थागत रूप दिया। ठीक है, अब सदस्यों को जो है अगर तत्कालीन अल्पकालीन मतलब लिक्विडिटी चाहिए, लिक्विडिटी मतलब मनी, जो कैश फ्लो चाहिए, ठीक है, तो ब्रिक्स देशों ने क्या बोला, कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट CRA की शुरुआत की। अब क्या है कि संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए ब्रिक्स अनुसंधान और विकास केंद्र की स्थापना की गई। ब्रिक्स निवेश और व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि की गई, $162 का व्यापार हुआ। तो ये आपका कंटेंट ब्रिक्स का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं मालाबार एक केवल सैन्य अभ्यास नहीं। टॉपिक देखिए क्या लिखा है, मालाबार केवल सैन्य अभ्यास नहीं, मतलब इससे आगे भी बढ़कर कुछ है मालाबार। तो केवल सैन्य अभ्यास नहीं है बल्कि इससे आगे बढ़कर है, ये टॉपिक कहना चाहता है। तो सुर्खियों में क्यों रहा कि भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार क्या बोला, सिडनी यानी कि प्रशांत महासागर के तट पर मालाबार नौसैनिक अभ्यास को आयोजित किया। मतलब कौन कौन से देश थे, भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर में इससे पहले आयोजित किया गया था। अब क्या हुआ, सिडनी यानी प्रशांत महासागर के तट पे इसको नौसैनिक अभ्यास को शामिल किया गया, अभ्यास को आयोजित किया गया। अब क्या है कि क्वाड के संयोजन में इस सैन्य अभ्यास का इतिहास बहुत भयंकर रहा है।
क्योंकि क्वाड की शुरुआत कैसे हुई, इसी सैन्य अभ्यास के चलते धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि हम लोग इसमें आए। 1992 में क्या हुआ कि शुरुआत हुई थी भारत और यूएसए के द्विपक्षीय अभ्यास के बीच में, मालाबार सैनिक अभ्यास। फिर 2007 में क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ, जापान और सिंगापुर भी हुए, ठीक है। तो इसी वर्ष क्या हुआ कि इसी वर्ष जो है जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, अमेरिका, ये क्या हुआ क्वाड जो है चतुर्पक्षीय सुरक्षा वार्ता में एकजुट हुए थे। फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके जापान क्या हो गया, बाहर हो गए चीन के विरोध के कारण। फिर बाद में क्या हुआ 2020 में जो है क्वाड 2.0 जब पुनरुद्धार हुआ तो इसमें ऑस्ट्रेलिया फिर से शामिल हुआ, ठीक है। चीन कारक क्या था कि जो क्वाड 1.0 था उसकी असफलता का महत्वपूर्ण कारक था। फिर वही चीन, उसी चीन फैक्टर क्या हुआ कि उसके बाद उसी चीन के कारण जो है फिर से जो क्वाड देश है वो अपने एक दूसरे को एकजुट हो गए। मतलब चीन के कारण ही क्वाड 1.0 था जो वो फेल हुआ था और चीन के कारण ही फिर एकजुट हो गया। ये विडंबना देखिए, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि 2007 के बाद जो क्वाड की चीन विरोधी विचारधारा को अधिक प्रोत्साहित किया है, ठीक है। क्यों प्रोत्साहित किया, क्योंकि क्या है कि भूमि और विवादों के माध्यम से चीन का जो प्रभुत्व बढ़ रहा है, ये तो इस यहाँ पे क्वाड का जो है महत्व बढ़ता जाता है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को लेकर जो संदेशात्मक दृष्टिकोण है वो भी इसको इसकी महत्ता को बढ़ाता है। OBOR से संबंधित जो ऋण जाल कूटनीति है उसके कारण भी जो है क्वाड को लेकर के जो हमारे मन में शंकाएं थी वो दूर हो गई और हम लोग एकजुट हो रहे हैं, ठीक। तो मालाबार सैन्य अभ्यास, उसकी जो संबंधित घटनाओं का भू राजनीतिक महत्व क्या है, जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि जो राजनीतिक अभिसरण, यानी कि अब इससे क्या है कि नौसेना के अभ्यास को मालाबार तट से बंगाल की खाड़ी की ओर स्थानांतरित कर रहे हैं। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी के बीच में बारी बारी से अभ्यास करके क्या बोल रहे हैं कि जो हम लोग राजनीतिक अभिसरण का जो संकेत दे रहे हैं हिंद प्रशांत में प्रतिभागियों के बीच में, ठीक है। अब ये एक शक्ति संतुलन का कार्य कर रहा है, क्योंकि क्या है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है लॉजिस्टिक बेड ऋण जाल कूटनीति आदि के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की जो उपस्थिति बढ़ रही है तो उससे शक्ति संतुलन बिगड़ रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि शक्ति संतुलन को स्थापित कर रहा है, ठीक है। अब इसके साथ क्या है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामान्य स्थिरता को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण कदम है ये। क्वाड और मालाबार एक्सरसाइज को अस्थायी हिंद प्रशांत गठबंधन के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम की ओर में देखा जाना चाहिए। वैश्विक हितों की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है क्या कि हिंद प्रशांत में अमेरिकी प्रभाव को कमजोर होने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ती जो अस्थिरता से ग्लोबल कॉमन मतलब पर्यावरण और बाहरी अंतरिक्ष की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो क्वाड और मालाबार एक्सरसाइज इसमें मदद कर सकते हैं। नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बहुत जरूरी है, कीवर्ड्स हैं ये सब, ठीक है। इसके लिए क्या है कि जो क्वाड देशों ने क्या बोला, कानून के शासन और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में पोत परिवहन की स्वतंत्रता और सभी राष्ट्रों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को आवश्यक रूप से बनाए रखने की प्रतिबद्धता पर यह पुष्टि की है। विश्वास और सैन्य सहयोग स्थापित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है कि हिंद महासागर क्षेत्र में जो प्रमुख शक्तियों के बीच में नौसैनिक सहयोग से सीमित सफलता मिली है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि उसके बीच साथ ही उनके बीच प्रतिस्पर्धी हितों के कारण रणनीतिक अविश्वास का स्तर काफी बना हुआ है। तो जो मालाबार सैन्य अभ्यास इस मुद्दे का समाधान की गई अन्य पहलों में से एक है। इसके ऐसे अन्य पहले और भी की गई है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी IONS। तो ऐसे में मालाबार सैन्य अभ्यास इसके लिए एक पहलों में से एक है। भारत के लिए इन घटनाओं का महत्व क्या है कि एक मजबूत समुद्री व्यवस्था का निर्माण करना, अनुकूल समुद्री व्यवस्था को नौसैनिक शक्ति द्वारा क्षमताओं द्वारा रेखांकित करने का आवश्यकता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि राष्ट्रीय सैन्य क्षमताएं क्या है कि हालांकि क्वाड का उद्देश्य क्या है, किसी भी सैन्य सहयोग में आधारभूत बने रहेंगे, लेकिन इसके सदस्यों को चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए क्या है कि हमें एक दूसरे की आर्थिक, तकनीकी और सैन्य क्षमताओं के रूप में के निर्माण के रूप में इसको सक्रिय सहयोग करना चाहिए। भारत की सागर नीति को मजबूत करेगा, ठीक है। इन घटनाओं का महत्व, भारत का सागर मतलब सागर क्या है कि सभी क्षेत्रों के लिए सुरक्षा और विकास का जो पहल है, सागर पहल है ये, ठीक है। देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के साथ साथ जो है क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक महत्व है, जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है वैसे वैसे भारत के जो व्यापक समुद्री हित हैं उसको भी बढ़ रहा है। तो अब भारत को क्या है कि अपने निकटवर्ती समुद्री क्षेत्र में आगे बढ़ने की आवश्यकता प्रकट होने लगी है। तो ऐसे में क्या है कि जो चीन से इसके निपटना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीन ही इसमें बड़ी बाधा है। तो जापान और USA पर्याप्त पूंजी और आर्थिक सहायता के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, इन देशों के साथ जो इन एक्सरसाइज है और अन्य जो पहले है उसको मजबूत करने की जरूरत है। तो निष्कर्ष पे अगर हम देखें तो सतही तौर पर देखें तो मालाबार एक्सरसाइज क्या केवल भारत की समुद्री चिंताओं का समाधान करता दिखाई देता, परंतु अगर मालाबार सैन्य अभ्यास की श्रृंखला के विकास को भू राजनीति के हिंद प्रशांत क्षेत्र की ओर स्थानांतरित रूप में देखें तो क्या है, ये एक
क्या है कि हमें एक मापक के रूप में देख सकते हैं, इसको हम अपनी एक स्ट्रैटेजी के रूप में देख सकते हैं, और भारत के लिए एक भू राजनीतिक दृष्टिकोण से और जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। जियो इकोनॉमिक जो दृष्टिकोण स्ट्रैटेजी है उसके लिए हिसाब से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एक टॉपिक बच रहा है जो है ग्लोबल वैल्यू चेन। इसको कल हम लोग छोटा सा टॉपिक इसको कंप्लीट कर लेंगे। आधे घंटे की क्लास हो चुकी है, ठीक है। तो आज इसको क्लास को एंड करते हैं। कल हम लोग एक टॉपिक ग्लोबल वैल्यू चेन को कंप्लीट करके और आपका आईआर खत्म करके हम लोग नेक्स्ट कल से हम लोग इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। जो इकोनॉमिक सेक्शन है उसको हम लोग कल से शुरू करने वाले हैं और एक टॉपिक शुरू में ही आपको कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।